सिर्फ सोच लेने से कहाँ बनते हैं टॉपर इस कंपटीशन के दौर में। जी हाँ स्टूडेंट, सिर्फ सोचने से आप टॉपर नहीं बन सकते हैं, आपको उसके लिए करना होगा। आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तो सर हम क्या करें, पढ़ेंगे नहीं तो क्या ऐसे ही हो जाएगा? जी नहीं, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है यदि आपको मैथ्स में या तो अदर सब्जेक्ट में यदि आपको अच्छे से एग्ज़ाम लेना है बोर्ड के। क्योंकि अभी जो है आपका जो टाइम है और ओनली 30 to 40 डेज़ है, इसके बाद में आपका एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये जो समय है ना, ये आपके लिए गोल्डन समय है। इस समय को बहुत अच्छा से यूज कीजिए। आप साल भर में मेहनत किए नहीं किए, यदि आप नहीं भी किए और यदि आप अभी वाला टाइम में अच्छे से कीजिएगा तो बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। यदि आप पहले भी मेहनत कर चुके हैं अच्छी बात है, लेकिन यदि आप पहले किए हैं और अभी नहीं किए हैं तो भी आपका अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये समय एकदम अच्छे से यूज कीजिए। आप बिल्कुल कुछ भी दूसरा अदर काम नहीं कीजिए जिसके आपके पढ़ाई डिस्टर्ब होगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी। आप ओनली एक महीना 30 to 40 डेज बाद आपका एग्ज़ाम होगा, अभी आप अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, तो आपके वादे के मुताबिक हम आपके लिए फिर से हाजिर हैं और ठीक है, डेली आपसे क्लास चलेगा। तो नमस्कार स्टूडेंट, मैं देव कुमार, मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ये आप ही का चैनल है और आपसे जैसे कि आपसे हम वादा कर चुके हैं कि हम आपके लिए टर्म 2 के जो एग्ज़ाम के जो सिलेबस है वे सारे कवर करा जाएंगे। तो इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया है और इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टीज़ है उसका कुछ क्वेश्चन बाकी है, वो क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। लेकिन आज के जो टॉपिक है, ये आज के टॉपिक में हम आपको वेक्टर का क्लास देने वाले हैं। आज एकदम न्यू चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 10 है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये बहुत आसान चैप्टर है और यहाँ से भी बोर्ड में कम से कम 5 से 6 नंबर आएंगे ही आएंगे। वेक्टर 3D से 3D तो एक अलग चैप्टर हो गया, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, तो ठीक से प्रिपरेशन कीजिए। और माफ़ी चाहते हैं, इससे पहले सरस्वती पूजा के वजह से, थोड़ा साउंड के वजह से हम आपकी क्लास नहीं ले पाए थे, लेकिन अब से आपका क्लियर होगा और आपके लिए डेली हम आपके लिए शानदार सा वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल में नए हैं कोई स्टूडेंट, तो आपके लिए हम बता देना चाहते हैं कि टर्म 2 के सिलेबस के लिए हमारा आज वीडियो लेक्चर नंबर 17 है। इससे पहले हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है, इंटीग्रेशन यानी कि चैप्टर 7, चैप्टर 8 और जो कि आपकी सिलेबस में नहीं है, चैप्टर 9 बाद में करवा दिया जाएगा। अभी आपका वेक्टर स्टार्टिंग हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले वेक्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी चैप्टर 8, 9 आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए जोश और जुनून के साथ आप भी अपना पेन पेपर हाथ में लिखिए और लिखते जाइए, क्वेश्चन सोल्व कराते जाइए। हम आपके लिए, आपके एग्जाम तक के लिए, आपके अच्छे मार्क्स के लिए हम आपके एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे। ठीक है, तो आइए, वेक्टर क्या होता है, बहुत शानदार तरीका से आराम से पढ़िए। वेक्टर बहुत ही इजी चैप्टर है और इसका यूज आप क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं, जो फिजिक्स में जो होता है वेक्टर के बारे में। ऐसा नहीं है कि आप वेक्टर में नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपका ऐसी है तो जरूर आपका फिजिक्स होगा ही होगा। तो आइए देखिए, आप जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह से होता है, एक होता है वेक्टर और एक होता है स्केलर। देखिए, सबसे पहले समझिए कि वेक्टर क्या होता है। व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर क्या होता है? वैसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा, क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, और नंबर 2 डायरेक्शन भी होगा। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं उसको क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। स्केलर किसको कहते हैं? स्केलर उसको कहेंगे जिसका ओनली क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। स्केलर का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा उसको क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे। स्केलर का एग्जांपल अगर देखा जाए, जैसे कि यदि आपको कहा जाए कि वॉल्यूम, या तो वॉल्यूम, जैसे कि वॉल्यूम बताइए, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, ये क्या उसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड को। लेकिन क्या वॉल्यूम के पास क्या डायरेक्शन होता है? हाँ,
यदि हम जैसे कि वॉल्यूम यानी कि जिसको हिंदी में आयतन कहा जाता है, यदि कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट, आयतन जैसे कि हम दूध मापेंगे, पानी मापेंगे, जिसको लीटर में मापा जाता है, या तो तेल मापेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हम जैसे कि वॉल्यूम मान लेंगे, ये क्या है, स्केलर है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं है। आप यदि मान लीजिए 2 लीटर किसी भैंस से दूध निकालिएगा, तो आप पश्चिम तरफ से भैंस को बांधिए और दूध निकालिए तो भी 2 ही लीटर निकलेगा। पूर्व तरफ से खड़ा कीजिए मुंह करके और मिल के निकालिए तो भी आपको क्या होगा, 2 ही लीटर निकले। ऐसा तो नहीं ना है कि डायरेक्शन उसका बहुत मैटर करता है। डायरेक्शन इसको कोई किसी भी डायरेक्शन कीजिए आपको 2 ही लीटर होगा, ठीक है। जैसे कि और हम कहेंगे हाइट, जैसे कि मेरा हाइट है, मेरा हाइट मान लीजिए है जैसे कि 160 सेंटीमीटर है, तो 160 सेंटीमीटर है। क्या हम जो मापेंगे, हम ऐसे खड़े होंगे, पूरब की ओर खड़े होंगे तो भी मेरा हाइट क्या होगा, 160 सेंटीमीटर ही होगा। इधर खड़े होंगे तो भी 160 सेंटीमीटर अभी ही होगा, इधर खड़े होंगे तो भी 160 सेंटीमीटर। इसका भाई डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आप लेटा के खड़े कीजिए, आप तैरा के कीजिए, आप पानी में डुबा के कीजिए, हमारा हाइट में कोई बदलाव होगा नहीं होगा। तो यानी कि हाइट का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि डिस्टेंस, ये क्या है, दूरी के देखिए, वॉल्यूम का भी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। हाइट का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस जैसे कि आप घर से कोचिंग जाएंगे, तो घर से कोचिंग जाएंगे तो जो दूरी होगा बार बार उसका डायरेक्शन चेंज होते रहेगा, उसका कोई फिक्स डायरेक्शन है ये नहीं है कि हम कहेंगे कि कोचिंग से इधर जा रहे हैं, है कि नहीं। हर जितना भी मोड़ आएगा तो थोड़ा इधर डाउन होगा, फिर पश्चिम की ओर मुड़ेंगे, फिर पूरब की ओर मुड़ेंगे, तो कभी डाउन होगा तो कभी ढलान होगा, है कि नहीं। यानी कि इसका भी फिक्स क्या है, क्या इसका कोई डायरेक्शन है, तो यानी कि डिस्टेंस भी क्या होगा, एक स्केलर होगा। और भी हम कह सकते हैं स्केलर, जैसे कि मास, जैसे कि हमारा द्रव्यमान, मान लीजिए हमारा द्रव्यमान है 60 kg, तो जो 60 kg है, ये 60 kg क्या होगा, इसका भी हम कहीं भी मापेंगे, किधरों से मापेंगे तो क्या होगा, हमारा जो मास होगा वो 60 kg होगा फिजिक्स के अनुसार। लेकिन जैसे कि जो वेट होता है एक्चुअली में, फिजिक्स जो हम लोग का जैसे कि जो हम लोग का कोई भी चीज़ लेते हैं, ऐसा समझिए, अब यदि आप देसी भाषा में समझेंगे तो क्या कहेंगे, आप ऐसा समझिए जैसे कि मास, और आप फिजिक्स में मास और वेट दोनों के बारे में क्लास किए होंगे, थोड़ा आप इसके बारे में समझिए। वेट क्या होता है और मास क्या होता है। मास वो क्वांटिटी होता है जो कभी चेंज नहीं होता है, और वेट क्या होता है, चेंज होते रहता है, जिसको वजन, जैसे कि हम लोग कहीं भी जैसे कि हमारा अगर वेट देखा जाए तो हमारा वेट फिजिक्स के अनुसार 60 kg नहीं है, क्योंकि वेट बराबर क्या होता है, mg फॉर्मूला होता है ना, तो 60 इंटू जी का वैल्यू लगभग 10 ले लेते हैं तो क्या होगा, 600 न्यूटन। लेकिन हम लोग बाजार में, मार्केट में कोई भी तो तुलना करते हैं तो वेट करते हैं, लेकिन फिजिक्स के अनुसार ये केजी को हम कहते हैं उसका द्रव्यमान है, लेकिन असल में द्रव्यमान क्या होता है, वेट होता है, जो हमेशा चेंज होता है। जैसे कि जी का वैल्यू हर जगह चेंज करते रहता है, चंद्रमा पर जाएंगे तो जी का वैल्यू अलग देगा, तो वेट हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। तो कोई अगर पूछेगा कि आपका वेट कितना है, तो 60 kg क्या है, वो हमारा मास है, ना कि वेट है। वेट हमारा क्या होता है, न्यूटन में होता है, लेकिन हम लोग बोल देते हैं कि हमारा वेट केजी है, लेकिन फिजिक्स के अनुसार क्या हम इसको वेट कहेंगे, मास कहेंगे। तो वेट कभी भी चेंज नहीं, वेट हर चेंज हो सकता है, क्योंकि जी का वैल्यू भी चेंज होता है। ऊंचाई पर जाएंगे तो जी का वैल्यू कुछ छोड़ देगा, फिर हम ज़्यादा फिजिक्स पे नहीं जाएंगे, लेकिन मास का जो वैल्यू होगा ये कभी भी क्या होगा, चेंज नहीं होता है, हमेशा मास का वैल्यू फिक्स होगा। मास का वैल्यू यानी कि द्रव्यमान, अगर हमारा 60 kg है तो हमेशा हमारा द्रव्यमान 60 kg ही होगा। हमारा द्रव्यमान कब होगा, चेंज होगा, जब हम कोई अंग, जैसे कि ये हाथ काट के अगर हम हटा देंगे तो ही हमारा द्रव्यमान चेंज हो सकता है, ठीक है। तो देखिए जो वेट है इसका भी डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन ओनली जमीन की ओर होता है, टुवर्ड द अर्थ होता है। तो वेट क्या होता है, वेट अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो वेट जो होगा इसका डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है, इसलिए ये क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि मास क्या है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब आइए और भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि डिस्टेंस वही चीज़, अगर डिस्प्लेसमेंट अगर बोला जाए, डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? न्यूनतम दूरी होता है। विस्थापन जैसे कि अगर आपको ये ए है और ये बी है, लेकिन ये बी है, लेकिन इसका अगर डिस्टेंस देखा जाए तो इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से ये पॉइंट आएगा, घूम के भी आ सकता है, ये हुआ उसका दूरी। लेकिन अगर विस्थापन देखेंगे तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो ये एकदम सीधे जाएगा ना। तो इसका डायरेक्शन होता है कि पूरब की ओर है, पश्चिम की ओर है, कि पूरब पश्चिम है। पूरब पश्चिम नहीं, जैसे कि होता है ना, दिशा अगर देखा जाए तो कितनी तरफ से होता है? ईस्ट वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ, और इधर क्या होता है? साउथ। इधर क्या लिख सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट। इधर क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट। इधर क्या होता है? साउथ वेस्ट। इधर क्या होता है? साउथ ईस्ट। टोटल लगा देखा जाए तो 6 टाइप के डायरेक्शन होते हैं। तो हम उसको कोई डायरेक्शन में कह सकते हैं कि इस तरह से एकदम सीधे इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो उस हिसाब से क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक वेक्टर होता है, क्योंकि इसका पास एक डायरेक्शन होता है। भाई ए टू बी जाएंगे, इस डायरेक्शन में आ जा रहा है ना, क्योंकि इसका डायरेक्शन बार बार थोड़ी चेंज हो रहा है। लेकिन आप देखिए फोर्स, फोर्स क्या है? फोर्स भी एक क्या होता है? फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसे? किसी को अगर हम इस गाल में मारेंगे, एक थप्पड़ ऐसे करके मार दिए, तो यदि हम मारते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि इस गाल में चोट लगेगा, या तो दीवार को हम ऐसा ढक लेंगे, ऐसे ढक लेंगे, तो हम न्यूटन बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड। लेकिन इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगा रहे हैं, कोई डायरेक्शन तो होगा ना भाई। क्या ऐसा नहीं ना कि इस दीवार में इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं और वो वाला दीवार में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या कहेंगे? फोर्स जितना मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं और उसका भी कोई डायरेक्शन होगा, तो फोर्स भी क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और कह सकते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर देखा जाए तो क्या होगा? एक्सेलरेशन भी एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि एक्सेलरेशन अगर आपको पूछा जाए, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी का चेंज होना विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ, मतलब वे अगर हिंदी में कहा जाए तो वेग में परिवर्तन की दर, या तो इंग्लिश में अगर हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v-u/t, ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो क्या आपको समझ में आ रहा? थोड़ा फील कीजिए एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्चुअली में अगर हम एक्सेलरेशन को देखेंगे, ऐसे समझिए, मान लीजिए आप इधर से इधर जा रहे हैं, 10 की स्पीड से जा रहे हैं, 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, और अचानक आपका स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर घंटा होने जा रहा है। 10 किलोमीटर पहले था 10 किलोमीटर पर हावर, और अभी है 10 किलोमीटर पर हावर। तो इस केस में क्या होगा कि आपका वेलोसिटी में चेंज हो गया ना। पहले 10 किलोमीटर पर घंटा जा रहे थे, अभी क्या होगा? 50 किलोमीटर पर घंटा। यानी कि अचानक जो चाल में परिवर्तन होता है, अचानक जो वेलोसिटी में परिवर्तन होता है, उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। या तो हम कहेंगे कोई ऐसे ऐसे जा रहा है, अचानक बहुत स्पीड बढ़ गया, जैसे कि देखिए, तो वो क्या होता है? एक्सेलरेशन। जैसे कि देखिए, आप ऐसे समझिए, जैसे कि कोई बाइक में जा रहा है, तो कोई बाइक में जा रहा है तो क्या होता है कि अचानक जा रहा है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कॉलेज में, ठीक है, कॉलेज में देखे होंगे कि जब लड़का लोग बाइक में जाता है, कोई लड़की साइड में देख लेता है, तो उसका क्या होता है? अचानक से स्पीड बढ़ जाता है। अचानक से जो स्पीड बढ़ जाता है, मतलब सोचता है कि हमको ज़्यादा थोड़ा देख लेगा, तो अचानक जो स्पीड एकदम ये कर लेता है, एक्सीलरेटर जो घुमा लेता है, वही होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन हो गया। तो एक्सेलरेशन अचानक स्पीड में बढ़ जाता है, ठीक है। तो अचानक स्पीड में बढ़ जाता है, अचानक, या तो अचानक स्पीड में घट जाता है, वो भी एक्सेलरेशन होगा। तो उसका भी तो कोई डायरेक्शन होगा ना। तो ऐसा नहीं ना कि कहीं भी स्पीड बढ़ जाता है। तो इस तरह से एक्सेलरेशन कहेंगे। और आप लोग समझ भी ही गए होंगे, जैसे कि टाइम क्या होगा? एक स्केलर है, जबकि यदि हम देखा जाए तो वेलोसिटी एक फिजिकल वेक्टर है, जबकि स्पीड क्या है? एक स्केलर है। तो इस तरह से वेक्टर ऑफ स्केलर्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। अब आते हैं, देखिए, जैसे कि ये कोई एक वेक्टर है,
तो ये जो इनिशियल पॉइंट ए है और एक वेक्टर का बता रहे हैं। वेक्टर अगर डेफिनेशन देखेंगे तो वेक्टर क्या होता है? A quantity that has magnitude a quantity that has magnitude as well as direction is called a vector। वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रहेगा उसको क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड होगा। जैसे कि ये ए टू बी स्टार्टिंग कर रहा है, इसका जो डायरेक्शन है, ये जो ए बी होगा, देखिए मान ले इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ए को क्या कहेंगे? इनिशियल पॉइंट, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, यहाँ जाके ख़त्म हो रहा है, इनिशियल पॉइंट। और बी क्या होगा? बी होगा आपका फाइनल पॉइंट, ठीक है। और यदि आपको मैग्नीट्यूड, इसको हम ए वेक्टर से भी दर्शा सकते हैं, यानी कि ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? ए बी वेक्टर। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि यदि आप लिखना चाहेंगे, इसका अगर मैग्नीट्यूड को दर्शाएंगे तो क्या होगा? ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब होता है ये, इसका लंबाई कितना है। मैग्नीट्यूड मतलब अगर देखेंगे तो क्या होगा? लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है। तो समझ में आया? यहाँ से मान लीजिए कहीं पे आपको ओसी वेक्टर दिखा रहा हैगा या तो सी डी वेक्टर रहेगा, तो सी डी वेक्टर मतलब क्या होगा? सी पॉइंट जो सी होगा, सी क्या होगा? उसका इनिशियल पॉइंट होगा, और डी क्या होगा? उसका फाइनल पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए ये तक लिख लीजिए। तो आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके लिए। इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट हम लोग आपको लिखवा चुके हैं, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए आइए आपके लिए अब हम पढ़ाने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है? नंबर 1, जैसे कि फर्स्ट टाइप है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर किसका कहेंगे? जीरो वेक्टर अगर आपको कहा जाए, या तो इसको नल वेक्टर भी कहा जाता है। वैसा वेक्टर को जीरो वेक्टर कहेंगे जिसका मतलब जीरो वेक्टर कहने का मतलब उसका डायरेक्शन, देखो वेक्टर अगर बोला जाएगा तो उसका तो डायरेक्शन होगा, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो जीरो होगा। मैग्नीट्यूड कब जीरो हो सकता है? यदि उसका इनिशियल पॉइंट ये है ए, और उसका टर्मिनल पॉइंट भी जो होगा वो भी यही रहेगा। बात समझ में आ रहा? तो इसका मैग्नीट्यूड कुछ बनेगा। अब खुद सोच के देखिए, एक पॉइंट के ऊपर ही एक पॉइंट है, तो उसका मैग्नीट्यूड तो जीरो होगा। दैट मीन्स उस प्रकार के वेक्टर को क्या कहेंगे? जीरो वेक्टर। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो ए वेक्टर मतलब क्या होगा? इसका इनिशियल पॉइंट भी ए, फाइनल पॉइंट भी ए, तो ये हो गया ए वेक्टर। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं किसका? जीरो वेक्टर का। आप सिंपल से समझिए, वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दैट इज फाइनल पॉइंट, दोनों ही पॉइंट यदि सेम होता है तो वैसे वेक्टर को क्या कहते हैं? आपका जीरो वेक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो जीरो वेक्टर को आप इस तरह से भी डिनोटेट कर सकते हैं। देखिए इसका अगर हम मैग्नीट्यूड देखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो होगा। जीरो क्या है? कोई एक नंबर है। जैसे कि
स्केलर और वेक्टर, स्केलर में आपका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। ये जो ऊपर में केफ दिखाया जा रहा है ये डायरेक्शन को बता रहा है। कहीं भी ए बी वेक्टर लिखा हो रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो केफ है वो उसका डायरेक्शन को बता रहा है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है। यानी कि वो जो पॉइंट है वेक्टर है वो स्टार्टिंग हो रहा पॉइंट ए से और एंड हो रहा पॉइंट बी से। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जीरो वेक्टर क्लियर है। यूनिट वेक्टर, नेक्स्ट देखिए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। यूनिट से ही पता चलता है। जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। इफ ऐसा भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर इफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना होगा, 1। इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि 1 है यानी कि वो वेक्टर क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है, 2 या 2 से अधिक वेक्टर को कोइनिशियल वेक्टर कहेंगे जब उनका क्या होगा, इनिशियल पॉइंट सेम होगा। ठीक है, दो वेक्टर को क्या कहेंगे, 2 या 2 से अधिक वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, उसको क्या कहेंगे, कोइनिशियल वेक्टर। देखिए जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल अगर देखा जाए, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, ए ओ वेक्टर, ए एफ वेक्टर, ये क्या है, तीनों चारों जो 5 को वेक्टर है इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, ए है। तो ये क्या होगा, को इनिशियल, नामे से पता चल रहा है को इनिशियल वेक्टर, यानी कि जिसका इनिशियल 2 या 2 से अधिक वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, तो उसको क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर। देखिए जैसे कि ये होगा, मान लीजिए एक पॉइंट ए है तो ये क्या होगा, ए बी वेक्टर, ये क्या होगा, ए सी वेक्टर, ठीक है, ये क्या होगा, ए डी वेक्टर, ए डी वेक्टर, ठीक है, ये क्या होगा, ए ओ वेक्टर, ये क्या होगा, ए एफ वेक्टर। तो देखिए ये सारे पॉइंट के क्या हैं, इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे, कोइनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखिए कोलिनियर वेक्टर। CO कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर इसी को कहा जाता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर यानी कि कोलिनियर वेक्टर यानी कि कोलिनियर रहेगा या तो पैरेलल रहेगा। जैसे कि देखिए ये इसका जो होगा 2 or more vector are said to be collinear if they are parallel to the same line। ठीक है, 2 या 2 से अधिक वेक्टर को क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर कहेंगे यदि कोई सेम लाइन के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। उसका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसका डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो सकता है, लेकिन बस पैरेलल होना चाहिए। जैसे कि देखिए ये ए बी वेक्टर, जैसे कि ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है,
सी वेक्टर है, डी वेक्टर है, तो ये सारा वेक्टर क्या होगा, कॉलिनियर वेक्टर होगा, क्योंकि देखिए इसका डायरेक्शन सेम है, इसका अपोजिट है, इसका डायरेक्शन सेम है, सॉरी इसका भी अपोजिट है, ठीक है, पहले वाले से। लेकिन क्या चारों पांचों वेक्टर क्या कॉलिनियर यानी कि पैरेलल है, तो कॉलिनियर वेक्टर को पैरेलल वेक्टर भी कह सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लाइन खींचेंगे तो वो लाइन के साथ सारे ही वेक्टर पैरेलल होंगे, तो इस केस में क्या होगा, ये जो वेक्टर होगा ये क्या कहलाएगा, कॉलिनियर वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका आएगा इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होता है, नाम ही से पता चल रहा है, सारे जो वेक्टर का जो डेफिनेशन है वो नाम ही से पता चल रहा है। इक्वल वेक्टर यानी कि दो या दो से अधिक वेक्टर को इक्वल वेक्टर कहेंगे जब उसके क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। तो वैसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम होते हैं उसको क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे। नेक्स्ट नेगेटिव वेक्टर, ये हो गया आपका इक्वल वेक्टर, जैसे कि वेक्टर नेक्स्ट नेगेटिव वेक्टर, फटाफट करते हैं, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, वैसे वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर कहेंगे जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, लेकिन बट जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। जैसे कि यदि हम कहेंगे कि ये एक ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, लेकिन यदि इसका डायरेक्शन ये ए बी है, ठीक, इसका इस तरह से, यानी कि हम इसको क्या कहेंगे, ए बी वेक्टर, क्योंकि देखिए ए से बी डायरेक्शन से क्या पता चल रहा है, ए से बी जा रहा है, इसलिए इसको हम ए बी वेक्टर कहेंगे। लेकिन यहाँ भी सेम ए बी है, अब दोनों ए बी रहेगा तो भाई मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन ऑपोजिट कर देंगे तो ये क्या होगा, बी ए वेक्टर, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन मतलब ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा, किससे, बी ए वेक्टर से, क्योंकि भाई आपको देख के ही पता चल रहा है भाई ए बी जितना बड़ा होगा बी ए भी तो उतना ही ना बड़ा होगा, बस डायरेक्शन ना ऑपोजिट हो गया। मतलब पहले ए टू बी जाते थे, अभी बी टू ए आएंगे, तो देखिए सेम ही लंबाई ट्रेवल कर रहा है, तो उस केस में जो उसका मैग्नीट्यूड होगा तो वो तो श्योर है, जाहिर सी बात है कि वो तो इक्वल ही होगा। लेकिन उसका अगर मतलब क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर इक्वल टू बी ए वेक्टर, तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो सर हम क्या करेंगे, जब भी ए बी वेक्टर लिखेंगे और यदि हम इसको इक्वल करेंगे तो क्या होगा, इक्वल करने के लिए इसका नेगेटिव साइन दे देंगे, ठीक है। तो ए बी वेक्टर को क्या हम लिख सकते हैं, माइनस बी ए वेक्टर, माइनस बी ए वेक्टर, यानी कि ये इससे ठीक उल्टा है, ये ए टू बी जा रहा है, ये बी टू ए जा रहा है, इसलिए क्या देती है, नेगेटिव वेक्टर। यहाँ से देखिए और एक चीज क्लियर होता है स्टूडेंट कि जब भी हम इन दोनों के पोजीशन चेंज करते हैं, यानी कि ए बी को यदि हम बी ए लिखेंगे तो उससे पहले क्या आएगा, एगो नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए सी डी वेक्टर कहीं पर रहेगा, तो यदि हमको डी सी लिखना है तो क्या करेंगे, एक नेगेटिव दे देंगे, क्योंकि तो आप कोई भी वेक्टर दुनिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं और आप नेगेटिव वेक्टर दे सकते हैं, बस उसका साइन मतलब पोजीशन चेंज करके नेगेटिव दे दीजिएगा तो वो नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपका यहाँ तक ये थ्योरी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए हम लोग फिर से
पोजीशन वेक्टर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है पोजीशन वेक्टर। किसी भी वेक्टर का पोजीशन क्या होता है आप ही सोच के देखिए। हम लोग पूरी दुनिया में किसी भी चीज़ का जब पोजीशन निर्धारित करते हैं तो किसी दूसरे पॉइंट के अनुसार करते हैं। जैसे कि आप भी, आपका यदि पोजीशन देखा जाए या तो आपके घर का पोजीशन देखा जाए या तो अगर मेरा ही खुद का पोजीशन देखा जाए, अगर हम बोर्ड के अनुसार देखेंगे तो अगर हम आप में से कोई अगर पूछेगा कि सर आप कहाँ हैं, तो हम अपना पोजीशन बताएंगे कि बोर्ड से जो हम 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस बना के हैं या तो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, तो कोई भी लोग क्या समझेगा, भाई वो बोर्ड के सामने है, बोर्ड से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो जब भी किसी का, आप एक चीज़ सोच के देखिए कि जब भी किसी भी चीज़ का पोजीशन निर्धारित किया जाता है तो कोई दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में किया जाता है। जैसे कि आप खुद सोच के देखिए, यदि आपको कहा जाए कि दिल्ली ये कहाँ है, कितना दूरी पर है, तो क्या आप कहेंगे कि 5 किलोमीटर है या तो आप कहेंगे कि 300 किलोमीटर है, ओनली कह सकते हैं। ये जो तो 30 किलोमीटर 300 किलोमीटर जो आप बता रहे हैं, ज़रूर आप किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में बता रहे होंगे, या तो आपके घर के रेस्पेक्ट में होगा या तो जिस जगह पे है उसके रेस्पेक्ट में होगा। भाई कहीं से तो 300 किलोमीटर है ना, ऐसा तो नहीं ना कहेंगे दिल्ली 300 किलोमीटर है। अब ये जो आप सोचे हैं, ये जो आप सोचे 300 किलोमीटर, जरूर कोई एक आप इनिशियल पॉइंट लिए होंगे, कोई एक रेस्पेक्टिव पॉइंट आप लिए होंगे, सापेक्षिक बिंदु लिए हैं कि, और वहाँ से वो 300 किलोमीटर है। तो किसी भी चीज़ का, दुनिया में किसी भी चीज़, कोई प्लेस हो, कोई वस्तु हो, उसका जो पोजीशन यानी कि जो स्थिति निर्धारित किया जाता है तो कोई दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में किया जाता है। तो जी हाँ स्टूडेंट, वेक्टर में भी सेम कहानी हो रहा है। यहाँ भी जब भी कोई पॉइंट P, जैसे कि एक पॉइंट P XYZ है, हम कहेंगे कि ये कहाँ पे है, तो कोई यहाँ पर भी एक तो पॉइंट होना चाहिए ना, रेस्पेक्टिव पॉइंट होना चाहिए। तो जब भी किसी भी पॉइंट का वेक्टर में जैसे कि दुनिया में किसी भी चीज़ का पोजीशन निर्धारित करने के लिए हम एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ से वो 15 किलोमीटर है, यहाँ से 20 किलोमीटर है, यहाँ से 400 किलोमीटर है, ठीक है। जैसे कि हम बोलेंगे कि चंद्रमा की दूरी जो भी किलोमीटर है, तो हम लोग क्या लेते हैं, पृथ्वी से लेते हैं। तो उसी प्रकार जो PXYZ है, यानी कि जो 3D में है, सॉरी हम थोड़ा फिगर ही गलत बना लिए हैं, ठीक है, 3D फिगर बनाना चाहिए। एक मिनट, टॉपिक तो ठीक है ना। ये मान ली एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। तो जब भी कोई भी पॉइंट स्पेस में, कोई भी पॉइंट का जब भी हम लोग पोजीशन निर्धारित करते हैं तो वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में करते हैं, चाहे वो P पॉइंट है, कोई भी चीज़। अब हमेशा 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 याद रख लीजिएगा कि जब भी किसी भी पॉइंट का पोजीशन निर्धारित किया जाता है तो वो किसके रेस्पेक्ट में होता है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होता है, याद रहेगा। तो जैसे कि ये पॉइंट P है, तो ये हम कहेंगे कि ओरिजिन से कहाँ पे है, कितना यूनिट डिस्टेंस पे है, कौन सा डायरेक्शन में है। तो इसका जो किसी भी पॉइंट का जो इनिशियल पॉइंट होता है, यदि उसका पोजीशन देखा जाता है तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो ये क्या होगा, OP वेक्टर होगा। कौन सा वेक्टर होगा, OP वेक्टर। इसी को हम R वेक्टर भी सिंबल दे सकते हैं। तो ये OP वेक्टर क्या बता रहा है, OP वेक्टर यानी कि वो ओरिजिन, वो जो O है वो उसका इनिशियल पॉइंट है और P उसका टर्मिनल पॉइंट है। तो जब भी OP वेक्टर लिखा हुआ रहेगा दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर किसका है, OP वेक्टर है, यानी कि इनिशियल पॉइंट O है और फाइनल पॉइंट P है, यानी कि ये पॉइंट जो OP वेक्टर है ना, ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है। समझ में आ रहा है। तो जब भी कभी भी हम किसी भी चीज़ का जब पोजीशन वेक्टर निर्धारित करते हैं तो किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में करते हैं। जब भी किसी भी चीज़ का पॉइंट निर्धारित करते हैं तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो वही चीज़ है, लेट PXYZ बी ए पॉइंट। मान लेते हैं PXYZ क्या है, एक पॉइंट है, इन कहाँ पे, स्पेस में, ठीक है। देन द OP वेक्टर, देन द वेक्टर OP वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो उस केस में जो OP वेक्टर होगा वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, किसका, पॉइंट P। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई R वेक्टर से भी डिनोट करते हैं, दैट इज R वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर। R वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि OP वेक्टर का लंबाई। तो इस OP वेक्टर का अगर हम लंबाई देखेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। OP वेक्टर का लंबाई x - 0 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर ही होगा, प्लस क्या होगा,
डिस्टेंस फॉर्मूला जो दूरी सूत्र होता है y माइनस जीरो का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर क्या होगा जीरो जेड स्क्वायर। तो आई होप आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब आप समझिए कि कहीं भी अगर आपको ओडी वेक्टर दिया हो रहेगा, ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर मतलब क्या है, इनिशियल पॉइंट ओ है, टर्मिनल पॉइंट क्यू है, तो कभी भी किसी भी पॉइंट का यदि इनिशियल पॉइंट ओ है यानी कि वो उसका पोजीशन वेक्टर है। किसी भी पॉइंट का इनिशियल पॉइंट अगर ओरिजिन है तो उसको क्या है, पोजीशन वेक्टर है, किसका, ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू। कहीं भी आपको यदि ओ बी वेक्टर रहेगा तो आप क्या समझिएगा, ये भी पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका है, बी। तो इस तरह से आप पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का फाइंड कर सकते हैं। तो आपको आपके लिए पोजीशन वेक्टर क्लियर है, ठीक है। एक मिनट, चलिए देखिए, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा वो आएगा आपका डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। एक बार आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो एग्जांपल है वो बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। मान लीजिए कोई पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई, जेड, या तो हम इसको आर वेक्टर भी ले सकते हैं। मान लेंगे कि ये जो ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर जो है ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है, ठीक है। तो देखिए, लेट ओपी वेक्टर, लेट ओपी वेक्टर मैक्स, या तो हम इसको ब्रैकेट में आर वेक्टर भी लिख सकते हैं, मैक्स एन एंगल अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा with the positive direction of x, y and z axis रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मान लेंगे ये हम माने हैं, ठीक है, कोई भी एंगल तो बनाएगा ही। यदि कोई ओपी वेक्टर है, मान लेंगे कि ये जो ओपी वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है। तो इस केस में क्या होगा, देन cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosine of OP vector, that is R vector। तो उस केस में देखिए, अल्फा बीटा गामा एंगल यदि ओपी वेक्टर अल्फा बीटा गामा एंगल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बनाता है, तो ये जो अल्फा बीटा गामा है इसका जो कोसाइन एंगल होगा, यानी कि दैट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, वो क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइंस होगा। ये वाला टॉपिक्स आपको ये समझना होगा कि जब भी आपको कोई एक वेक्टर दिया हुआ रहेगा और आपको अगर पूछा जाएगा कि इसका डायरेक्शन कोसाइन बताइए, तो आपको कैसे निकालेगा, जब आप डायरेक्शन कोसाइन तभी फाइंड कर सकते हैं जब आपको अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू पता हो, क्योंकि अल्फा बीटा गामा ये डायरेक्शन एंगल है। तो जब एंगल दिया हुआ रहेगा तो, और इट इज डिनोटेड बाय, शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस आर डिनोटेड बाय L, M एंड N। इसको कैसे डिनोट करते हैं, L, M और N से, दैट इज L इक्वल टू होगा आपका cos अल्फा, M इक्वल टू होगा आपका cos बीटा और N इक्वल टू होगा आपका cos गामा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप मिटा देते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है,
ठीक है। यदि आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। आपका हम कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। अब इसके लिए अभी तक हमारा 2 टॉपिक हो गया, पोजीशन वेक्टर और डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए आपको बस एंगल की ज़रूरत है, एंगल आपको मिल जाएगा तो आप डायरेक्शन कोसाइन आराम से फाइंड कर सकते हैं। और यदि आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक और क्या कहते हैं उसको, सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, हो सकता है आपका डाउट हो जाएगा। और कमेंट से हमारा एक बात याद आ गया, ठीक है। कल एक लड़का वो मैं हमें कमेंट किया था कि कह रहा है कि सर हमारा जो है अभी फरवरी महीना चल रहा है और हमारा ब्रेकअप हो गया है, ठीक है। कमेंट किया था एगो, बता रहे हैं, ठीक है। तो हम उनके लिए एक बात बताना चाहते हैं, ठीक है, कि आप में से भी वो जैसे कि कह रहा था कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, तो हम और एक चीज़ कहना चाहते हैं कि आप में से भी या तो उनको भी कहना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, जिनके साथ इस तरह की ब्रेकअप जैसी घटनाएं होती है, यानी कि कोई लड़का का यदि उसके महिला मित्र से संबंध टूट जाता है या तो कोई गर्ल्स का उसके पुरुष मित्र से ब्रेकअप जैसी दुर्घटनाएं हो जाती है, तो वो लोग क्या करें, ठीक है। उनके लिए एक हमारे विशेष सा आइडिया है, वो एक काम करें, हमारे सुझाव पे करें, ठीक है। आप सिंपल सा एक काम कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। जब भी आपका कभी किसी से ब्रेकअप हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप अपने पापा के पास जाइएगा, ठीक है। आप अपने पापा के पास जाइएगा और पापा से आप कहिएगा कि पापा हमें 200 रुपया पैसा चाहिए। अब वो जो 200 रुपया पैसा मिलेगा, वो 200 पैसा आप, वो जो 200 पैसा होगा वो आप लेके दुकान चल जाएगा। कौन सी दुकान? चप्पल दुकान चल जाएगा। और 150-200 आसपास में आपको एक रिलैक्सो की चप्पल लेना है। एक क्या लेना है? रिलैक्सो की चप्पल लेनी है, जो कि बहुत ही सस्ती और बहुत ही टिकाऊ होती है, प्लास्टिक की साइज आती है। आप एक जोड़ा चप्पल ले लीजिएगा, यानी कि 2 चप्पल मिलेगा। वो चप्पल आप ले लीजिएगा इस 200 पैसा से, और वो जो चप्पल होगा आप अपने पापा को दे दीजिएगा और कहिएगा कि पापा हमारा ब्रेकअप हो गया, आप हमें कुछ समझाइए। उसके बाद जब भी ये रिलैक्सो की चप्पल आप दे दीजिएगा, उसके बाद आपके पापा जो होंगे ऐसी ऐसी जगह समझाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे जगह समझाएंगे जहाँ तक आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत एकदम बारीकी से ये चप्पल देने के बाद आपको बहुत बारीकी से आपके समझाएंगे कि ब्रेकअप क्या होता है, ठीक है। तो फिर आपके साथ कभी ब्रेकअप होगा ही नहीं, क्योंकि आप कभी दिल लगाएंगे नहीं। तो आप सिंपल सा फंडा करना, सिंपल सा काम करना, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, ठीक है। आजकल स्टूडेंट का क्या हो गया है पता नहीं, आजकल पढ़ाई के अलावा बाकी सब चीज़ में बहुत ध्यान देने लगता है, ठीक है। तो ये सब कीजिएगा। तो और देखिए, स्टूडेंट आजकल कोचिंग भी जाता है, चाहे कहीं भी जाता है, जैसे कि कोई भी अब चल पढ़ाने छोड़ के, जैसे कि 10-12 है या तो कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, तो कहेगा, लड़की लोग कहती है कि हमारा बॉयफ्रेंड नहीं है, लड़का लोग कहेगा हमारा गर्लफ्रेंड नहीं है। आप लोग को हम एक बात बता देना चाहते हैं, ठीक है। या तो कोई कहेगा कि हमारी वाली हमको धोखा दे दी, ठीक है। तो क्या होगा? तो आप लोगों को हम एक बात करना चाहेंगे कि आप लोग जो ये देख रहे हैं, आप लोग जो कोचिंग स्कूल कॉलेज में जो खुशियां देख रहे हैं, ये खुशियां नहीं हैं, ये खुशियां नहीं हैं। आप लोग अभी खुशियां देखे ही कहाँ हैं? आप लोग में से कोई अभी खुशी देखे नहीं है। ये जो कोचिंग कॉलेज में, स्कूल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में जो आप खुशियाँ देख रहे हैं, ये असली खुशी नहीं है। असली खुशी आप लोग देखे ही नहीं है। असली खुशी तब होगी जब आपको नौकरी लगेगी, और उससे भी खुशी तब होगी जब आपको फर्स्ट सैलरी मिलेगी, और उससे भी खुशी अगर आपको तब होगी जब आपका जो फर्स्ट सैलरी होगा वो अपने मम्मी के या पापा के हाथों में देंगे, आपके आंसू आ जाएंगे। ये हम वादा रहा, हमारे बातों पे चलिए, आपका आगे अच्छा भविष्य मिलेगा, ठीक है। आप इतने मेहनत कर दीजिए, इतना मेहनत कीजिए, ठीक है, कि कहीं भी यदि आप जाते हैं तो आपको इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय देने की आवश्यकता नहीं हो। इतना सफल हो जाइए, इतना मेहनत कीजिए। अभी आपके पास समय है, अभी आप अभी यदि कुछ नहीं किए तो बाद में क्या कर सकते हैं,
ठीक है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा ना बहस करते हुए आपके पास हम लोग ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 10.1, तो मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा, आपको जो हम काम बताए हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग का बातचीत होते रहेगा। तो एक्सरसाइज 10.1 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ तक लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में ये चीज़ हो चुका है। अब हम लोग एक्सरसाइज 10.1 की ओर चलेंगे। 10.1 में क्या है कि रिप्रेजेंट द ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करना 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करना 30 डिग्री ईस्ट किसका, ऑफ नॉर्थ। तो देखिए दिशा अगर देखा जाए तो ये 1 नंबर का सॉल्यूशन है। दिशा अगर देखा जाए तो इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर क्या होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, ठीक है। तो देखिए नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ का ईस्ट साइड। देखिए नॉर्थ, ये हुआ नॉर्थ, नॉर्थ का ईस्ट साइड मतलब इधर से कितना डिग्री एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे है आपका 40 किलोमीटर, यानी कि यदि हम यहाँ पे देंगे AOB अगर देंगे तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर क्या होगा, उसका डायरेक्शन होगा 30 डिग्री एंगल बनाते हुए, 40 किलोमीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ये क्या होगा, उसका डायरेक्शन हो गया। यानी कि देखिए ये उसका मैग्नीट्यूड और ये हुआ उसका डायरेक्शन, दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने की वजह से ये क्या होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये क्या होगा, वेक्टर होगा। हालांकि यही चीज़ ड्रॉ करना था। तो 1 नंबर आपका सॉल्यूशन हो गया है। नेक्स्ट 2 नंबर में आपका क्लासीफाई करना मेजर एज स्केलर और वेक्टर, स्केलर और वेक्टर में बताना। जैसे कि 1 नंबर है, 1 नंबर में क्या कहता है 10 kg, आपको बताया 10 kg, 10 kg आप कहीं भी मापिए, kg क्या होगा, उसका मास होगा, उसका मास तो चेंज नहीं होगा। लेकिन देखिए मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो ये क्या होगा स्केलर क्वांटिटी होगा। नंबर 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर जो कि मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन नॉर्थ वेस्ट जो कि इसका डायरेक्शन दिया हुआ है, यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होने की वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। अभी देखिए हम 2 नंबर कर रहे हैं, है ना, 2 नंबर कर रहे हैं, 2 नंबर हम पढ़ रहे हैं, वेक्टर और स्केलर आपको बता रहे हैं। आप लोग अपने अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे कि 3 नंबर है, 3 नंबर क्या कहता है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री इसका तो मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन तो नहीं है, किधरों से हम 40 डिग्री मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये भी क्या होगा स्केलर क्वांटिटी होगा। 40 वाट ये भी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन आपका दिया हुआ नहीं है, तो ये भी क्या होगा स्केलर होगा। 10 टू द पावर 19 -19 कूलम ये भी स्केलर होगा, लेकिन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये क्या है एक्सेलरेशन है, और ये एक्सेलरेशन होने की वजह से ये क्या होना चाहिए वेक्टर होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 3 में देखिए क्लासीफाई द फ्लोइंग एज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। टाइम पीरियड भी क्या होगा, ये भी एक स्केलर होगा। नंबर 2 डिस्टेंस तो आपको हम बता ही चुके हैं कि ये भी एक स्केलर है। नंबर 3 फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये सब हमसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे क्योंकि फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। वेलोसिटी ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। और नंबर 5 जो वर्क डन है ये क्या होगा एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 में आपका इन फिगर 10.6 स्क्वायर आइडेंटिफाई द फ्लोइंग वेक्टर्स, वेक्टर को आइडेंटिफाई करना। देखिए 4 नंबर आपको समझा दे रहे हैं। 4 नंबर क्या है 10.1 को 4 नंबर है आपका इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से एक स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है ए वेक्टर, और इस डायरेक्शन में है ये आपका बी वेक्टर, और
इस डायरेक्शन में आपका सी वेक्टर और इस डायरेक्शन में आपका डी वेक्टर। तो 4 का फर्स्ट में कहता है कि आइडेंटिफाई द फ्लोइंग वेक्टर। नंबर 1 कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर कौन है? कोइनिशियल वेक्टर कौन है जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होगा? अब बताइए, इनिशियल पॉइंट सेम है। देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर, देखिए ये भी इधर से आ रहा है और ये भी इधर से आ रहा है, दैट मीन्स ए वेक्टर और डी वेक्टर क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। नंबर 2 क्या कहता है? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है? जिसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। बताइए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम। देखिए ये डी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, ये बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है। चूंकि स्क्वायर है, स्क्वायर होने की वजह से ये चारों साइड तो इक्वल होता है, तो इन डी वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन सेम और स्क्वायर होने की वजह से दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम। तो ये क्या होगा? बी वेक्टर एंड डी वेक्टर। ये क्या होगा? इक्वल वेक्टर होगा। लेकिन क्या इन दोनों को इक्वल वेक्टर कहेंगे? नो, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन देखिए डायरेक्शन ये इधर जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से वो इक्वल वेक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर 3। नंबर 3 में कहता है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा। कोलिनियर, कोलिनियर मतलब पैरेलल होगा लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए। देखिए ये दोनों पैरेलल है लेकिन दोनों इक्वल भी तो है ना, लेकिन ये दोनों पैरेलल है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। तो ये दोनों वेक्टर क्या होगा? कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है। तो कौन कौन आएगा? ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट नंबर 5 लिख लीजिए यहाँ तक। नंबर 5 देखिए, नंबर 5 क्या कहता है? आंसर द फ्लोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना आपको। कहता है कि ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। नंबर 1 कहता है ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। सही बात है, कोलिनियर तो होगा, क्योंकि ए वेक्टर यदि इस डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस ए वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा। और कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? हमको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, हमको दोनों पैरेलल चाहिए, दोनों की क्या होगा? पैरेलल होगा। तो ये दोनों वेक्टर क्या होगा? कोलिनियर वेक्टर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ये जो 5 का ए नंबर है ये क्या है? ट्रू है। नंबर 2 कहता है 2 कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। 2 कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कहता है कि 2 कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या 2 कोलिनियर वेक्टर का हमेशा मैग्नीट्यूड इक्वल होगा? ये जरूरी नहीं है। जैसे कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर क्या है? कोलिनियर है, लेकिन क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे कह रहा हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए? फॉल्स होना चाहिए। समझ में आया? फिर से समझा रहे हैं। कोलिनियर वेक्टर कहता है कि ये दोनों वेक्टर क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। लेकिन ये कहता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। देखिए ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है क्योंकि पैरेलल है, लेकिन ये इतना लंबा है, ये थोड़ा छोटा है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं हो सकता है। तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। नंबर 3 2 वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। 2 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, वो कोलिनियर होगा। 2 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, वो कोलिनियर होगा। बताइए ये भी कैसे हो सकता है? 2 वेक्टर लेना है जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। मान लीजिए ये ए बी वेक्टर ले लें, इसका मैग्नीट्यूड भी 5 है, और एक सी डी वेक्टर ले लें, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है,
इसका भी मैग्नीट्यूड 5 है, तो क्या ये कॉलिनियर होगा? मैग्नीट्यूड तो 5 है लेकिन डायरेक्शन ये पैरेलल तो नहीं ना हो सकता। दैट मीन्स ये जो थर्ड नंबर है ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, टू कॉलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दो कॉलिनियर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। देखिए नंबर जो 4 है, 4 नंबर कहता है टू कॉलिनियर, बुक निकाल लीजिएगा, हम हर एक चीज़ का क्वेश्चन लिखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। टू कॉलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दो कॉलिनियर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है वो इक्वल होगा। देखिए देखिए ये भी एक कॉलिनियर है और ये भी है। ये मान लीजिए ए बी है, ए बी है और ये मान लीजिए सी डी है। ठीक है, दोनों कॉलिनियर है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। मान लीजिए ऐसे जा रहा है, डी टू सी जा रहा है, तो ये दोनों कॉलिनियर है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन इसका डायरेक्शन तो अपोजिट है ना। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि इक्वल है? यानी कि जरूरी नहीं है कि कॉलिनियर के साथ साथ यदि उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा वो इक्वल वेक्टर होगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 10.1, तो ये भी जो क्वेश्चन है टू कॉलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड और इक्वल, जरूरी नहीं है कि दो कॉलिनियर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है वो इक्वल ही है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल दे दिए, ये दोनों कॉलिनियर तो है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन हम अपोजिट दिए हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ तक आपका एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज आपका 10.2 की ओर। आपको बहुत जल्दी ही एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी कि ये वाला जो टॉपिक है इसमें आपको हम बताएंगे कि दो वेक्टर को हम कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट भी आपको बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें जो फर्स्ट वाला टॉपिक पढ़ना है आपको, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दो टॉपिक है, एक आपका पैरेलल, देखिए वेक्टर को एडिशन करने के लिए 2 लॉ पढ़ना होगा। एक आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक आपका आएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे फर्स्ट है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस वाले टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे कि वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यदि आपके पास दो वेक्टर है, एक है ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर। अब देखिए जब भी दो वेक्टर को ऐड किया जाता है, दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे, मान के चलिए हमारा सी वेक्टर आ गया। ठीक है, तो यानी कि जब भी दो वेक्टर का जो एडिशन होता है या तो सब्ट्रैक्शन होता है, जो रिजल्ट आता है वो खुद एक वेक्टर होता है। वो क्या होता है? खुद एक वेक्टर होता है। यानी कि आपको ये याद रखना होगा कि दो वेक्टर का सम करने के बाद जो नया रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर होगा। अब वो भी एक यदि वेक्टर होगा तो उसका भी एक डायरेक्शन और उसका भी कोई एक मैग्नीट्यूड होगा। तो सिंपल समझिए, मान लीजिए ये है एक ए बी वेक्टर हो और ये एक बी सी वेक्टर है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो सबसे देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए ये एक ए बी वेक्टर दिए। अब देखिए इसका जो आपका इनिशियल यानी कि टर्मिनल पॉइंट अगर देखा जाए तो इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट बी है। ए बी का इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट बी है। और ये जो सेकेंड वेक्टर है दैट मीन्स बी सी वेक्टर, इसका इनिशियल पॉइंट बी है। अब देखिए जब भी दो वेक्टर को जोड़ा जाता है, ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब भी दो वेक्टर को जोड़ा जाता है तो पहला वेक्टर का, देखिए इसको टेल कहा जाता है, इसको हेड कहा जाता है। तो पहला वेक्टर का जो हेड होगा और दूसरा का जो टेल होगा उसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे समझिए ना, इसका जो मूड होगा और इसका जो पूंछ होगा उसको एक साथ लटका देंगे तब ना आगे जाएंगे। तो ये हो गया हमारा ए सी वेक्टर। अब दोनों वेक्टर को जब जोड़ेंगे तो एक नया वेक्टर बनेगा और उसका भी मैग्नीट्यूड और उसका भी डायरेक्शन होगा। अब उसका डायरेक्शन क्या होगा भाई? ये तो इधर जा रहा था और ये तो इधर जा रहा था, जो थर्ड वाला होगा वो जाएगा तो जाएगा किधर? ये हो गया प्रॉब्लम। इसलिए हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग आराम से करेंगे। तो जब दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे, जब क्या करेंगे, जब दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो इस ट्रायंगल में जो थर्ड साइड आएगा वो उसका रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। फिर से समझिए, इन दोनों वेक्टर को जोड़ने के बाद, इन दोनों वेक्टर को जोड़ने के बाद जो थर्ड वेक्टर होता है, कोई तो वेक्टर आएगा ना, वो कौन सा वेक्टर होता है? एसी वेक्टर होता है।
ठीक है। और थर्ड वेक्टर का भी कोई एक इनिशियल पॉइंट होगा, वो स्टार्टिंग होता है ए से और एंड होता है सी से। बात समझ में आया? यानी कि आप दो वेक्टर को जोड़े, एक इसको जोड़े एक और एक इसको जोड़े, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वो एसी वेक्टर आएगा। अब उसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है रिजल्टेंट वेक्टर का भी इनिशियल पॉइंट सेम है, और सेकेंड वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है रिजल्टेंट वेक्टर का भी टर्मिनल पॉइंट क्या है, सेम है। दिख रहा है ना? ऐसे समझिए, जैसे कि ये एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर है, तो मान लीजिए दोनों को जोड़ेंगे तो हमें सी वेक्टर मिलेगा, मिल गया। अब इसका भी कोई डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये एक साइड को दर्शाएगा, ये एक साइड को दर्शाएगा, तो सी वेक्टर क्या होगा, थर्ड साइड को दर्शाएगा। तो इसका जो इनिशियल पॉइंट होगा, फर्स्ट वाला का जो इनिशियल पॉइंट होगा यही उसका इनिशियल पॉइंट होगा, और सेकेंड वाला का जो टर्मिनल पॉइंट होगा वही इसका टर्मिनल पॉइंट होगा। भाई आपका डायरेक्ट फिगर में से ही तो पता चल रहा है, ये ए बी वेक्टर है, ये ए सी वेक्टर है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर कहने का मतलब हम लोग दोनों को जोड़ दिए, जो नया वेक्टर आ रहा है उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कह रहे हैं। उसका इनिशियल पॉइंट, फर्स्ट वाला का जो इनिशियल पॉइंट है वही रिजल्टेंट का इनिशियल पॉइंट है, सेकेंड वाला का जो टर्मिनल पॉइंट है उसका भी टर्मिनल पॉइंट सेम है। तो आपको समझ में आ गया होगा। दैट मीन्स देखिए ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए सी वेक्टर, ठीक है। कोई दो साइड का सम क्या होता है, तीसरा के बराबर होता है, यही आपको कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर दिस इज नोन एज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि आपको लिखना चाहेंगे तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए सी वेक्टर भी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या बचेगा, जीरो। अब देखिए यदि आप ओनली यहाँ पे जीरो कर देते हैं तो भी गलत हो जाता है, क्योंकि जीरो क्या है, जीरो भी कोई एक वेक्टर है। हम आपको जीरो वेक्टर के बारे में हम आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं। तो देखिए ये हो गया आपका जीरो वेक्टर। इसको अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जब हम इसको सी ए वेक्टर कर देंगे। आपको हम नेगेटिव वेक्टर के बारे में हम आपको बताए थे, जब भी इन दोनों का पोजीशन चेंज किया जाता है तो ये माइनस प्लस में हो जाता है, तब नहीं ये दोनों का एक दूसरे का अपोजिट होगा, ठीक है। तो ए सी वेक्टर को सी ए वेक्टर में लिखेंगे तो क्या होगा, एक माइनस आ जाएगा जो कि इसको प्लस कर सकता है, ठीक है। तो देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो चुका है। अब इसमें हम एग्जांपल भी देंगे, फिलहाल यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब चलिए, जैसे कि मान के चलिए आपका ऐसा रहेगा, ऐसा भी हो सकता है, ये एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर ऐसा रहेगा, ठीक है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको जोड़ना होगा, ये ए वेक्टर ये यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होते हैं। अब बी वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा है तो ये होगा बी वेक्टर, ठीक है, ये होगा बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसा होगा, बी वेक्टर ऐसे जा रहा है तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसा होगा, ऐसा होगा। ये वाला जो वेक्टर होगा ये होगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। यदि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए बी वेक्टर इसी के डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव वेक्टर दे दिए तो बी वेक्टर जितना जाएगा माइनस बी वेक्टर भी तो उतना ही ना होगा। मान लीजिए ये जितना बड़ा है इसी का अपोजिट डायरेक्शन में इधर चल जाएंगे तो माइनस बी वेक्टर होगा। अब इसको यदि हम जोड़ते हैं तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में इन दोनों का सम होगा, यानी कि ए वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस लॉ के तहत हम वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। देखिए ये एक ए वेक्टर है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये एक बी वेक्टर है जो कि इसका डायरेक्शन इस तरह से है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए दोनों यहाँ भी सेम है। पहला है वेक्टर, इसका जो हेड है वही पॉइंट क्या होगा, दूसरा का टेल हो जाएगा, ठीक है, ये होगा बी वेक्टर। तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या माना, ओ ए बी मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसी का पैरेलल हम यहाँ भी वेक्टर लिख सकते हैं, ये तो दोनों इक्वल ही ना होगा।
ठीक है। तो ये यदि बी वेक्टर है तो इसके पैरेलल बी वेक्टर मानेंगे तो वो बी वेक्टर होगा, इसका डायरेक्शन भी सेम मानना होगा। देखिए ये बी वेक्टर है, सेम इसके ही पैरेलल में हम वेक्टर मतलब इसी के इक्वल वेक्टर एक बनाएंगे, तो इक्वल बनाएंगे तो क्या होगा, पैरेलल होगा। और ए वेक्टर के इक्वल हम इधर वेक्टर देंगे तो इक्वल वेक्टर देंगे तो ये भी क्या होगा, पैरेलल होगा, लेकिन इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, तब ना इक्वल होगा। यानी कि ये बी वेक्टर तो ये भी बी वेक्टर, ये ए वेक्टर तो ये भी ए वेक्टर। तो जब भी पैरेललोग्राम लॉ से यदि हम वेक्टर का एडिशन करते हैं तो इसका जो डायगोनल है, जिसको हिंदी में कहा जाता है विकर्ण, वो इसके सम को डिनोटेट करता है। तो ये वाला ट्रायंगल के अनुसार अगर देखा जाए तो ये वाला देखो ट्रायंगल लॉ हम कैसे यूज भी करते हैं, हम एक और तरीका बता रहे हैं। देखिए इसका डायरेक्शन यहाँ, इसका डायरेक्शन भी सेम है, क्या ये दोनों टकरा रहा है, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे होगा, क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ना ये वेक्टर होगा, दैट मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा ये वाला त्रिभुज के अनुसार। और ये वाले त्रिभुज के अगर अनुसार देखेंगे तो देखिए ये है फर्स्ट वेक्टर और ये है सेकंड वेक्टर। देखिए ये ऐसे जा रहा है और इसका जो हेड और हेड सेम है किससे, इसके टेल से, यानी कि ये फर्स्ट वेक्टर होगा तो ये सेकंड वेक्टर होगा। तो ये वाले ट्रायंगल के अनुसार क्या होगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर होगा। तो ये जो एडिशन का सम है इसको क्या कहेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट आपको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना है, उसको भी आगे कंप्लीट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, चलिए यहाँ तक आप लिख लीजिए। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। नंबर 1 फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ कहता है फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों को यदि हम जोड़ेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों का सम किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। देखिए कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है अदला बदले, यानी कि आपको ये समझना होगा कि वेक्टर का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ का कहने का मतलब जैसे कि 3 + 2, इसको चेंज कर दीजिए 2 + 3, तो कोई भी दो नंबर का जो सम होता है इसका भी सम 5 होगा, इसका भी सम 5 होगा, यानी कि कोई भी 2 रियल नंबर का जो सम होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फ्लो करता है। सेम वेक्टर के साथ भी होता है, ये भी कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फ्लो करता है। नेक्स्ट आता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ, इस लॉ के तहत कहता है कि ए वेक्टर फॉर एनी 3 वेक्टर्स, फॉर एनी 3 वेक्टर्स, तीनों वेक्टर देखिए पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों को सम करेंगे, दोनों को सम करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको सी वेक्टर के साथ हम ऐड कर देंगे, वो इक्वल होगा। यदि आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को ऐड करेंगे, आपकी मर्जी, आप इन दोनों को जोड़िए उसके बाद इसको जोड़िए, सेम वैल्यू आएगा। आप यदि इन दोनों को जोड़ते हैं उसके बाद इसको जोड़ते हैं, यानी कि आपको यहाँ से पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि जो वेक्टर का एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को भी फ्लो करता है और आपका एसोसिएटिव लॉ को भी फ्लो करता है। यदि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, यही आपसे है, आपके लिए। देखिए आपके लिए हम इतना मेहनत से कर रहे हैं तो इतना तो हक बनता है बनना, और आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। पूरे एकदम शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर कोई एकदम देख पाए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए एक काम कम से कम कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके लिए हम बताने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। नेक्स्ट टॉपिक मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर।